हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चन दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल कॉम्प्रोमाइजेस दक्षिण एशिया विकास चतुष्कोण में शामिल है। ए इंडिया श्रीलंका पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बी इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड भूटान, सी इंडिया बांग्लादेश नेपाल एंड भूटान, या इंडिया नेपाल श्रीलंका और भूटान। बताइए साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर लिखा करिए, लास्ट में मैच कराइए आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया बांग्लादेश नेपाल और भूटान दक्षिण एशिया विकास चतुष्कोण में शामिल हैं। ये कब बना था? 1997 में। किसके द्वारा? बाय द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल। कहाँ पर बना था ये बना था 9th समिट हुई थी सार्क की 1997 मालदीव्स में। वहीं पर ये डिसीजन लिया गया कि हमें साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल बनाना चाहिए। इन कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया। अच्छा क्यों लिया? क्योंकि ये चाहते थे कि हमारे बीच में एक लिंकेज बना रहे, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी एक्सेलरेट हो सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप हो सके। इसलिए इन 4 कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज कंट्रीज ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। हिंदी में निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण त्रिभुज के देशों के रूप में पहचाना जाता है। ए लाओस वियतनाम कंबोडिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान, सी म्यांमार इंडिया चाइना, या डी म्यांमार थाईलैंड एंड लाओस। बताइए कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्हें हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? देखिए जिन्हें आता है अच्छा है, जिन्हें नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चन जरूर लगाएं, तभी तो आप जान पाएंगे आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन सारे लगाया करिए, मैं तो आंसर बता रही हूँ ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन तीनों ही कंट्रीज के जो बॉर्डर हैं वो ऐसे ट्रायंगल शेप में है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। और ये एक टूरिस्ट एरिया भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको मैच कराना है कि किस अप्रोच का क्या थॉट था। रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सामाजिक संरचनावाद, और डी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म संस्कृति। बताइए मैच कराइए कि पोस्ट संरचनावाद किस थॉट को बहुत ज़्यादा फोर्स करता था, या यथार्थवाद किसे फोर्स करता था, या उदारतावाद। बताइए यथार्थवाद का तो सबको पता होगा कि वो किस पर बिलीव करता था। देखिए ए है रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन पर बहुत ज़्यादा फोकस था। बी है लिबरलिज्म, उदारतावाद, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पर फोकस था, सामूहिक सुरक्षा। सी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये अराजकता की संस्कृति यानी कि कल्चर्स ऑफ एनार्की पर फोकस था। डी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये है वंशावली पर फोकस था। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बताइए। ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ है और डी का फर्स्ट है। इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, हु टर्म्ड इंडियाज पॉलिटिकल पार्टी एज द कांग्रेस सिस्टम। किसने भारत के राजनीतिक दल को कांग्रेस प्रणाली कहा। ए पार्थ चटर्जी, बी आशीष नंदी, सी सुदीप्ता कविराज, डी रजनी कोठारी। इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा।
बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रजनी कोठारी ने ही राजनीतिक दल को कांग्रेस प्रणाली कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम 1960s 1970s में अगर देखा जाए तो वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था, सिर्फ कांग्रेस ही थी और कोई पार्टी नहीं थी। ये तो खत्म हुआ 1989 में जब मल्टी पार्टी ने सरकार बनाई। उसके पहले सिर्फ वन पार्टी डोमिनेंस था, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को पूरा का पूरा एक सिस्टम कहा, जबकि कांग्रेस तो एक पार्टी थी। पर इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एक कांग्रेस प्रणाली हो गया है। इनकी बुक्स भी एग्जाम में आती हैं। इनकी देखिए 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया है, कास्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स है और रीथिंकिंग डेमोक्रेसी है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है द अफ्रीकन यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। अफ्रीकी संघ का गठन निम्नलिखित वर्ष में किया गया था। 1995 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? बताइए अफ्रीकी संघ किस साल बना था? इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उनका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 को अफ्रीकन यूनियन बना था। इसके पहले भी अफ्रीकी देशों का एक समूह था, उसका नाम था अफ्रीकी एकता संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जो कि 1963 में बना था, जिसमें 32 मेंबर थे और वहाँ पर सारे जो इंडिपेंडेंट अफ्रीकन स्टेट्स थे वहाँ के हेड मिले थे यूथोपिया में, और उन्होंने ही ये फैसला लिया था कि हमें एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए और उसी का नाम रखा गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। बाद में 1999 में सभी अफ्रीकन स्टेट्स ने एक सिरटे डिक्लेरेशन यानी कि सिरटे घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को एस्टैब्लिश करने की बात कही कि हमें और ज़्यादा देशों को जोड़ करके अफ्रीकन यूनियन बनाना चाहिए ताकि हमारे बीच एकता और बने और जो ग्लोबल इकोनॉमी हमारी है वो भी तेज़ी से बढ़े और हम एक साथ एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में काम करें। तो अफ्रीकन यूनियन सिरटे डिक्लेरेशन से ही आया, जो 1999 में था, और फॉर्मली ये लॉन्च हुआ 2002 यानी कि 2002 में। 55 कंट्रीज इसका पार्ट है, जैसे कि कॉन्गो है, गाम्बिया है, घाना है, बोस्टवाना है, अल्जीरिया है। अब बताइए कि एक अफ्रीकी देश जो कि अफ्रीकी संघ में शामिल नहीं है वो कौन सा देश है? वो है मोरक्को। ओनली अफ्रीकन कंट्री है जो अफ्रीकन यूनियन का पार्ट नहीं है। पहले थी मोरक्को, पहले अफ्रीकन यूनियन का पार्ट था जब अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी था, उस समय मोरक्को पार्ट था, पर 1984 में मोरक्को ने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली थी। इस तरह सिर्फ मोरक्को ही अकेला अफ्रीकी देश है जो कि अफ्रीकी संघ का पार्ट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है इन जून 2000 इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ। जून 2000 में भारत किसका सदस्य बना? ए बिम्स्टेक का, बी आसियान रीजनल फोरम का, सी रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया, डी काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द एशिया पैसिफिक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बताइए जून 2000 में भारत किसका मेंबर बना था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काउंसिल फॉर सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द एशिया पैसिफिक का मेंबर भारत 2000 में बना था। ये काउंसिल कब बनी थी? 1993 में बनी थी। एशिया पैसिफिक में जितने कंट्रीज़ हैं, जो रीजन्स हैं, उनके बीच में ये कॉपरेशन इंक्रीज करने के लिए बना था, जिससे कि वर्ल्ड में हम रीजनल सिक्योरिटी प्रमोट कर सकें, एक स्टेबिलिटी ला सकें। इंडिया इसका फुल मेंबर 2000 में बना था। इसके पहले एसोसिएट मेंबर 1994 में बन चुका था। फिर है ए बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में 7 मेंबर्स हैं। बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में बना था और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर था। बी है आसियान रीजनल फोरम। इसका भारत का मेंबर बना था। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। बताइए
भारत कब आसियान रीजनल फोरम का मेंबर बना? 1996 में बना था। और सी, रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स in एशिया, ये कब? 2006 में बना और भारत ने इस एग्रीमेंट पर साइन 2006 में ही किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, ऑथर्स हैं और बुक्स हैं, ऑथर और बुक हैं, बताइए किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है? मॉर्गन थ्यूम है, निथवॉल्ज हैं, जोसेफनी है, ब्रैडली बुल है। किसकी बुक है? पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, द एनार्कियल सोसाइटी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, मैन स्टेट एंड वॉर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी में से आपको यहाँ पर बताना है, मैच कराइए। ऐसे देखिए, मॉर्गन थ्यूम की कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, सबको पता होगी, जिसको नहीं पता है वो एक पेज में कॉपी में नोट भी कर सकता है ताकि एग्जाम में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। मॉर्गन थ्यूम की बहुत फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। फिर है निथवॉल्ज, इनकी बुक है मैन स्टेट एंड वॉर, इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है। सी है जोसेफनी, इनकी कौन सी बुक है बताइए? इनकी बुक है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। और लास्ट है ब्रैडली बुल, इनकी बुक है द एनार्कियल सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ? आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ए, सिसरो को, बी, एम्ब्रोस को, सी, ऑगस्टीन को, डी, ग्रोटियस को। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ग्रोटियस को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के रूप में भी जानते हैं। ये डच से बिलोंग करते थे। इनका एक बहुत फेमस वर्क है जहाँ से ये बहुत फेमस हो गए, लॉ के लिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए जानने लगे, इनको लोग जानने लगे। उस बुक का नाम है इनके द राइट्स ऑफ वॉर एंड पीस, जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ पर। और इनकी एक थ्योरी भी है, राइट टू वॉर की थ्योरी। इन्होंने कहा कि अगर कोई आप पर हमला करे तो आप सेल्फ डिफेंस के लिए उससे वॉर कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है और रीजन है। एग्जाम में स्टेटमेंट और रीजन बहुत आता है। अगर इसके पहले किसी ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है पॉलिटिकल साइंस से तो उन्हें पता होगा कि स्टेटमेंट और रीजन बहुत आते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ब्रॉट रसियाज डिसिसिव रिट्रीट फ्रॉम सोशलिज्म एंड टर्न टू कैपिटलिज्म। सोवियत संघ के विघटन ने रूस के समाजवाद से निर्णायक पीछे हटने और पूंजीवाद को एक मोड़ दिया। रीजन है, द डिसइंटीग्रेशन एलिमिनेटेड इट्स सुपर पावर स्टेटस। विघटन ने अपनी महाशक्ति की स्थिति को समाप्त कर दिया, यानी कि यूएसएसआर विघटन के बाद उसकी महाशक्ति समाप्त हो गई। बताइए दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है ए स्टेटमेंट को, या दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है या स्टेटमेंट गलत है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोनों ही स्टेटमेंट सही है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, दोनों ही अलग अलग बातें कह रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10th क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट है, डॉक्टर महाथीर मोहम्मद बिकम प्राइम मिनिस्टर इन मलेशिया। डॉक्टर महाथीर मोहम्मद मलेशिया में प्रधानमंत्री बने। सेकंड है, फर्डिनांड मार्कोस फ्लेड टू हवाई फ्रॉम द फिलीपींस। फर्डिनांड मार्कोस फिलीपींस से हवाई भाग गए। थर्ड है, सुकार्नो ट्रांसफर्ड पावर टू सुहार्तो इन इंडोनेशिया। सुकार्नो ने इंडोनेशिया में सुहार्तो को सत्ता हस्तांतरित की। फोर्थ है, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज एस्टैब्लिश्ड। लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक राज्य की स्थापना की गई थी। इनको ईयर वाइज लगाना है कि सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ, इस तरह आपको इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। देखिए सबसे पहले हुआ सुकार्नो ट्रांसफर पावर टू सुहार्तो इन इंडोनेशिया। कब?
1967 में। फिर क्या हुआ? फिर हुआ लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुआ 1975 में। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर डॉक्टर महाथिर मोहम्मद जो सबसे पहले प्रधानमंत्री मलेशिया के बने थे, ये सबसे पहले जब ये प्रधानमंत्री बने मलेशिया के, तो वो उस समय 1981 का वो समय था। फोर्थ देखिए, फिर है फर्डिनेंड मार्कोस फ्लेड टू हवाई फ्रॉम द फिलीपींस। फर्डिनेंड मार्कोस फिलीपींस से हवाई यानी कि यूएस में है, ये भाग गए। किस ईयर में? 1986 में। अब आप ईयर वाइज देखिए, सबसे पहले 1967 सुकार्नो ट्रांसफर पावर, फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, सेकंड है, फिर फोर्थ है। देखिए सबसे पहले क्या है? थर्ड है सुकार्नो ट्रांसफर पावर 1967। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि थर्ड, फोर्थ। फिर 1981 में जब महाथिर मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर बने मलेशिया के, और लास्ट है जब फर्डिनेंड मार्कोस हवाई चले गए फिलीपींस से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फर्डिनेंड मार्कोस ये फिलीपींस से हवाई क्यों चले गए थे? ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्यों चले गए थे। ये प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, और इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था फिलीपींस में, जिसके कारण लोग इनको डिक्टेटर बुलाने लगे। इनके खिलाफ बहुत दंगे होने लगे फिलीपींस में, इसलिए ये हवाई चले गए थे। और थर्ड स्टेटमेंट है कि सुकार्नो ट्रांसफर पावर टू सुहार्तो इन इंडोनेशिया। देखिए सुकार्नो के खिलाफ बहुत प्रदर्शन इंडोनेशिया में होने लगा था, इसलिए इन्होंने जो पावर इनके पास थी, इन्होंने जनरल सुहार्तो को दे दी, जो कि आर्म फोर्स के हेड थे उस समय इंडोनेशिया में, और फिर इनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडोनेशिया का। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको इन ट्रीटी कॉन्फ्रेंस और एग्रीमेंट्स को ईयर वाइज लगाना है। जब आप ईयर वाइज लगा लेंगे तो आप जान जाएंगे कि सबसे पहले कौन सा एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद कौन सी ट्रीटी, कौन से कॉन्फ्रेंस। बताइए, इंडो सोवियत ट्रीटी किस ईयर में हुई थी? बांडुंग कॉन्फ्रेंस, शिमला एग्रीमेंट, ताशकेंत एग्रीमेंट। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई 1955 में, फिर ताशकेंत समझौता हुआ 1966 1966 में, फिर इंडो सोवियत ट्रीटी हुई 1971 में, और लास्ट में शिमला समझौता हुआ इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 1972 में शिमला में हुआ था ये एग्रीमेंट। और इसी एग्रीमेंट में कहा था कि हम अपने जो भी हमारे बायलैटरल मामले हैं कश्मीर को लेकर के, हम बायलैटरली ही डील करेंगे, किसी थर्ड पार्टी की मदद की हमको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हम किसी थर्ड पार्टी की मदद नहीं लेंगे। और बांडुंग कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? 1955 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। एशिया अफ्रीकन कंट्रीज़, यहाँ पे इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान इसका पार्ट थी। और यहीं पर इन्होंने एक तरह से ये बैठक बुलाई थी कि जो कोल्ड वॉर इतना बढ़ रहा है उस पर हमारा डिसीजन क्या होगा, ये कंट्रीज़ क्या फ़ैसला लेंगी। बाद में इसी कॉन्फ्रेंस से निकल के आया कि हम ना यूएस के साइड जाएंगे और ना यूएसएसआर के साइड जाएंगे। देखिए, और ताशकेंत समझौता जो कि 1966 में हुआ, ये इंडियन पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में हुआ था। 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चला था, उसी के बाद जो एक पीस ट्रीटी की गई वो है ताशकेंत समझौता। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में ये थियरीज और ये थिंकर, किस थिंकर ने किस थियरी को सपोर्ट किया है आपको मैच कराना है। एडम स्मिथ है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, एंड्रयू गुंटूर फ्रैंक है, इमैनुअल वालस्टेन है। बताइए, मैच कराइए इनको। सबसे पहले एडम स्मिथ को लेते हैं हम। ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे। फिर है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ये वाणिज्यवाद को सपोर्ट करते थे। सी है एंड्रे गुंटूर फ्रैंक, ये नियो मार्क्सिज्म यानी कि नव मार्क्सवाद के सपोर्टर थे।
फिर है इमैनुअल वॉलस्टेन, ये वर्ल्ड सिस्टम को सपोर्ट करते थे, इनकी थ्योरी है विश्व व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13th क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन। स्टेटमेंट देखिए, द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। रीजन है डोमेस्टिक फैक्टर्स वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल, घरेलू कारक काफी हद तक जिम्मेदार थे। बताइए स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है और रीजन स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर क्या होगा? बहुत कॉमन इसका आंसर है और सबको पता होगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पर रीजन सही एक्सप्लेनेशन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का नहीं दे रहा है। घरेलू कारक बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थे सोवियत संघ के टूटने के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है, नेम द एग्रीमेंट थ्रू विच सूडान कॉन्फ्लिक्ट वॉज रिजॉल्व्ड इन 2005। उस समझौते का नाम बताइए जिसके माध्यम से 2005 में सूडान संघ का समाधान किया गया था। सूडान में लड़ाई चल रही थी, किस एग्रीमेंट के तहत वो रिजॉल्व हुई, आपको ये बताना है। बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए उस ट्रीटी का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट। सूडान में सेकेंड सिविल वॉर चल रहा था 2005 में, उसके पहले भी चल रहा था, पर 2005 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। किसके बीच में? सूडान में जो सरकार थी और सूडान की ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ की थी, इन दोनों के बीच में ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। सूडान के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? उमर अल बशीर थे। और बाद में इसी एग्रीमेंट के अंदर लाया गया कि सूडान के दो पार्ट हो जाने चाहिए, एक साउथ सूडान और एक सूडान, और फाइनली 2011 में साउथ सूडान अलग हो गया। जिसे हम आज साउथ सूडान के नाम जानते हैं, वो 2011 में बना हुआ देश है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में देखिए कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान। Which among the above are the nuclear weapon states as reorganized by the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, commonly known as Nuclear Non-Proliferation Treaty, यानी कि NPT। बताइए इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज NPT का पार्ट हैं, आपको ये यहाँ पर बताना है। केवल 1 और 2 हैं, या फिर 1, 3, 4, 5 हैं, या 2, 4, 5 हैं, या 1, 2, 3, 4, 5 सारी कंट्रीज ही NPT का पार्ट हैं। NPT और CTBT दोनों ही आपके सिलेबस में हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि चाइना और फ्रांस दोनों ही NPT का पार्ट हैं और दोनों ने ही NPT की जो ट्रीटी हुई थी इसको साइन किया है, जबकि इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, साउथ सूडान इनने वैसी कंट्रीज हैं जिन्होंने NPT को साइन नहीं किया है। NPT कब साइन किया गया था? ये 1 जुलाई 1968 को NPT साइन किया गया था। और इफेक्टिव कब हुआ था? ये कब से इफेक्टिव हो गई ये ट्रीटी? ये एक बाइंडिंग ट्रीटी है, 1970 से ये ट्रीटी इफेक्टिव हो गई थी। इंडिया ने इसे क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि इंडिया कहता था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी इसका नेचर है इस ट्रीटी का। करेक्ट। क्वेश्चंस आज बस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आप इसके पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर मेंशन करिए, तभी आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने को तो आप सब कुछ पढ़ लेते हैं,
पर उससे क्वेश्चन क्या आएगा ये तभी पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, मोस्टली क्वेश्चंस आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिएगा जो यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।